हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विथ अनअकैडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर आर एस मेंस इन 2018। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए GS फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक RPSC विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एट प्रेजेंट टाइम पर अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स है वो मिलेंगे और जिनकी मदद से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो अनअकैडमी से बेहतर कोई भी अल्टरनेट है ना, वो एट प्रेजेंट टाइम पर नहीं है। तो अनअकैडमी से जुड़ के आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, कोई भारी भरकम काम नहीं है ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको जो प्ले स्टोर है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। फिर जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने कुछ अनअकैडमी ऐप है वो इस टाइप से दिखेगी। यहाँ आपको जो आपका गोल है वो सेलेक्ट करना है और फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने RPSC सब्सक्रिप्शन है वो दिखाई देगा। तो RPSC सब्सक्रिप्शन है वो RPSC की जितनी भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, या फिर जो राजस्थान ओरिएंटेड एग्जाम है या फिर राजस्थान RSS भी है, ये जितने भी एग्जाम करवाते हैं राजस्थान चयन बोर्ड, तो ये सारी एग्जाम के लिए आपके लिए जो RPSC सब्सक्रिप्शन है वो एप्लीकेबल है। तो अनअकैडमी है वो आपको 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months के लिए सब्सक्रिप्शन है वो प्रोवाइड कराता है। तो मेरा पर्सनली आपको यही सजेशन है, ठीक है, कि आप कम से कम 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें। आपकी फ़ी है 7,000 रुपये। वही आप अगर मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये, ठीक। इसी तरह आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ी है 8,400 रुपये और मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ी हो जाएगी 7,560 रुपये, ठीक। तो अनअकैडमी है उससे जुड़ने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेज होंगी, उनमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, और जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो, और जो आंसर पोल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अनअकैडमी आपको जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उस पर एज ए जो क्लासरूम का माहौल होता है ना, ऑफलाइन क्लासरूम का माहौल, वो प्रोवाइड कराती है, ठीक। कि मतलब चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकते हो, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है इससे बेटर आपके सामने कोई दूसरा सोर्स हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं वो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो क्रिएट किए जाते हैं। मीन्स सिलेबस में जो छोटा सा छोटा पॉइंट भी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स है वो स्ट्रक्चर किया जाता है एजुकेटर के द्वारा, और उस जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं उनके द्वारा आप अपनी जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट और क्विजेज। तो लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से आप अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी है उसको इवेलुएट कर सकते हो कि आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक एस्पिरेंट के लिए। तो आपको अनअकैडमी है वो सारा काम अपने प्लेटफॉर्म पे सारा काम खुद करके दे रही है, एजुकेटर है वो। तो आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बार अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी का काम आप जो एजुकेटर है उस पर छोड़ दो और वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करवा के ही मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। तो अनलिमिटेड जो अगर आप अनअकैडमी है उस पर अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको जो अनअकैडमी है वो चाहे रिकॉर्डेड क्लासेज हो चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो, जो सॉरी लाइव क्लासेज हो, उनका क्या है कि एक साथ ही है ना आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। कि मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है उस टाइम पीरियड के लिए आपको लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज है वो प्रोवाइड होंगी, ठीक।
तो ये आपके सामने अनअकैडमी है, वो सब्सक्रिप्शन लेने पे ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो अपन थोड़ा पीछे की जो क्लास है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था 1857 की क्रांति के बारे में, पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो ये अपन आज का जो पार्ट है 1857 की क्रांति, उसका सेकंड पार्ट है, उसको आज पूरा कर देंगे। तो 1857 की क्रांति है वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या थी, एक कई दिनों से जो लोगों में रोष उत्पन्न हो रहा था, उस वो एक गुब्बारा है वो निकला था लोगों के अंदर से, कि कैसे हम सारे एकजुट होकर एक क्रांति करें जिसके द्वारा अंग्रेजों को या राजस्थान और प्लस जो भारत है पूरे भारत से बाहर निकाल फेंके और अपनी खुद की एक स्वतंत्रता है ना वो कायम रखें। तो उसके लिए जो सारे भारतवर्ष के लोगों ने एक क्रांति करी थी और जिसका नाम है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके लिए क्या है कि एक तिथि है ना वो निर्धारित की गई थी कि अपन जो सारे भारत के लोग हैं, जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या फिर इस नेतृत्व करता है इस क्रांति के, उन्होंने मिलके एक क्रांति की डेट है वो निर्धारित करी थी। और वो क्या निर्धारित करी थी, 31 मई, 31 मई की डेट डिसाइड करी थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, और इस क्रांति का चिन्ह क्या रखा गया था, चिन्ह था आपका रोटी और कमल का फूल। ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति है उसका चिन्ह क्या रखा गया था, तो वो चिन्ह रखा गया था आपका रोटी और कमल। ठीक, तो अब थोड़ा एक बैकग्राउंड में भी चलते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति रही थी, एक तो सहायक संधि। तो सहायक संधि है उसका जनक कौन था, वेलेजली। उसने क्या है कि लोग जो राजस्थान की रियासतें थी या फिर बाकी भारतवर्ष की जितने भी रियासतें थी उनको एक सहायक संधि के द्वारा क्या कर लिया, अपना एक गुलाम बनाने की कोशिश करी कि अब हम है ना आपकी जो राज्य है उसकी जो बाहर के लोग हैं उनसे रक्षा करेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, उसके एवज में आपको कुछ टैक्स है ना वो देना पड़ेगा। और जब वो रियासतें टैक्स नहीं चुका पाती थी तब ब्रिटिश जो हुकूमत है वो उस पर अपना अधिकार जमा लेते थे। उसी प्रकार एक है डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा ये डलहौजी के द्वारा दी गई थी और ये वेलेजली के द्वारा दी गई थी। तो गोद निषेध प्रथा है उसमें क्या किया गया कि अगर कोई शासक है निसंतान उसकी देहांत हो जाता है, यानी निसंतान ही वो अगर मर जाता है तो उसके जो उत्तराधिकारी है वो दत्तक पुत्र नहीं होगा, उसका खुद का संतान होगा। और अगर नहीं है तो वो राज्य किसके अधिकार अंडर आ जाएगा, आपके जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके अंडर आ जाएगा। एक उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं थी। क्यों, जो निम्न पद थे ना जैसे सैनिक हो गया या फिर और कुछ जो भी चीजें थी उन पदों पर सिर्फ भारतीयों की नियुक्ति होती थी और उनके ऊपर जो बैठे होते थे ना वो सारे अंग्रेज अधिकारी होते थे ताकि वो उन सबको मॉनिटर कर सके। ठीक है, कहीं अगर इनको थोड़ी सी भी अगर पता चलता है कि ये सारे विद्रोह करने में लगे हुए हैं तो हम इनका दमन कर सकते हैं। नेक्स्ट था रंग भेद की नीति, कि मतलब ये भारतवासियों को क्या मानते थे, काले और खुद गोरे, तो ये इनके साथ में रंग भेद का भी वो क्या करते थे, भेदभाव करते थे कि आप काले हो गोरे हो, आप हमारे लेवल के नहीं हो, हमारे साथ नहीं बैठ सकते। ट्रेन में भी रिजर्वेशन है वो जनरल के बोगी में, भारतीय उनका फर्स्ट जो क्लास होती थी उसमें अंग्रेज का, ये सारा सिस्टम था। नेक्स्ट है कौन सा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसके द्वारा अंग्रेज है ना वो क्या कर रहे थे, भारतवर्ष में ईसाईकरण कर रहे थे, कि मतलब ईसाई धर्म में ना उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और भारत में जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म है उनकी जो रूढ़िवादिता है या फिर जो अंधविश्वास है उनके बारे में लोगों को बता रहे थे कि ये हिंदू धर्म है, इसमें ये अंधविश्वास होते हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, मूर्ति पूजा है, इन सब के बारे में ये अंधविश्वासों को बता रहे थे। उसी प्रकार जो जो अंधविश्वास मुस्लिम धर्म में थे उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी थे उनको लगा कि ये तो ईसाईकरण कर रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। तो इन सब कारणों की वजह से एक लोगों की भावना है ना
उसका उसमें क्या हो गया, अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना है ना वो फैल गई, और ये जो द्वेष की भावना है वो एक मतलब विस्फोट हुआ, और जिसका नाम क्या है, 1857 की क्रांति। तो आपसे पूछे 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे, तो एक तात्कालिक कारण भी रहा था 1857 की क्रांति का। तात्कालिक कारण क्या रहा कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे है, ठीक है, उसको क्या दे दिया था अंग्रेजों ने, फांसी दे दी, फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक, क्यों कि मंगल पांडे ने जो अंग्रेज अधिकारी थे बाग और ह्यूशन, उसकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि उस समय एक इनफील्ड राइफल है वो लेके आए थे अंग्रेज, तो लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि जो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उसमें जो चर्बी लगी हुई है वो गाय और सुअर के मांस की बनी हुई है। ठीक, तो गाय और सुअर की मांस की बनी हुई है, तो ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों का क्या कर रही थी, जो धार्मिक भावनाएं थी उनकी, उनको आहत कर रही थी ये सारी चीज़। तो उसकी वजह से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने की सोची, और इस तरह ये जो बैरकपुर छावनी है यहाँ से जो मंगल पांडे को फांसी दी गई, उसके बाद में ही ये तात्कालिक कारण बनता है, और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो क्रांति की तिथि है वो निर्धारित की गई थी 31 मई, और वहीं 21 दिन पहले क्रांति है वो प्रारंभ हो जाती है। और जो क्या है कि यही कारण है ना, इसका एक असफलता का कारण भी रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में पहुंचती, लोगों के पता चलता है कि हाँ कुछ क्रांति हो रही है इस टाइप की, उससे पहले ही ये क्रांति का प्रारंभ हो जाना एक इसका बैकलॉग भी मान सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, तात्कालिक कारण वगैरह, उस समय क्या चिन्ह लिया गया था लोगों को बताने के लिए, गवर्नर जनरल कौन था, क्या तिथि रखी गई, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक, इसी प्रकार एक राजस्थान में एक राजपूताना एजेंसी है, उसकी स्थापना की गई थी, राजपूताना एजेंसी, कि जो गवर्नर जनरल के अधीन होगी, और गवर्नर जनरल को ही वो क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसका मुख्य कौन होता था, एजीजी, और इसकी स्थापना कब की गई, 1832 ईस्वी में। फिर 1845 ईस्वी में इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ, माउंट आबू में। ठीक, तो फर्स्ट एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट। और जो 1857 की क्रांति थी उस समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय तो जो एजीजी था राजस्थान का वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जो राजपूताना एजेंसी है उसका प्रथम एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट। ठीक, जो ये लॉरेंस है ये एजीजी बनने से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी था। ठीक, तो क्या था कि जैसे गवर्नर जनरल है उसके अधीन एजीजी होता था, और एजीजी के अधीन होता था पॉलिटिकल एजेंट। तो जो राजस्थान की रियासतें हैं वहाँ पे अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे इन पॉलिटिकल एजेंट्स को आप याद रखने की एक ट्रिक है जो बैठ के बनाई है मैंने, जैसे कल की क्लास होने के बाद मैंने सोचा कि कैसे कैसे न करके अपन इस ट्रिक को एक बनाया जाए। तो उषा को मोजो कब इडर जयपुर ले गयो, उषा को मोजो कब इडर जयपुर ले गयो। उषा यानी उस यानी उदयपुर, शाह यानी 100 वर्ष। तो ये उदयपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, 100 वर्ष। ठीक, मोजो यानी जोधपुर, और जोधपुर का मैक मोशन। ठीक, कब यानी क यानी कोटा, ब यानी बर्टन, जयपुर और इडर, तो ये ईडन, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान याद रख सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से कि हाँ उस समय 1857 की क्रांति के समय कहाँ का कौन पॉलिटिकल एजेंट था।
तो वो यानी उदयपुर उषा को मोजो कब ईडन जयपुर ले गयो। तो ये सारी चीजें हैं, एक पॉलिटिकल एजेंट को याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक, कल फिर मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 थी। कौन कौन सी थी? नानी को ब्याव ए देखे, नसीराबाद, नीमच, इसको रहने दो, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। ठीक, और जो आपकी ब्यावर और जो खेरवाड़ा है उसने जो आपकी जो 1857 की क्रांति है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो क्रांति की प्रारंभ है 31 मई तिथि है वो निर्धारित की गई थी, 31 मई। तो इससे 3 दिन पहले 28 मई को तो कहाँ स्टार्ट हुई क्रांति? नसीराबाद में। इसके 3 दिन बाद में कहाँ प्रारंभ होती है? 3 जून को नीमच में। ठीक, और इसके 2 दिन बाद में 5 जून को कहाँ? एरिनपुरा में। ठीक है, तो ये सारी इस तरह से कुछ। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ तक बिथोड़ा के युद्ध तक अपन ने देख लिया था कि जो आहुआ का ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, वो क्रांतिकारी जो सैनिक है उनका नेतृत्व स्वीकार करता है। और फिर इसने बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हिथकोट और जो जोधपुर रियासत की जो सेना थी उन दोनों की संयुक्त सेना को क्या किया था? उसने परास्त किया था। ठीक, और इस युद्ध में जो मारवाड़ का किलेदार था या फिर आप सेनापति बोल सकते हो ओनाड सिंह पंवार, वो क्या होता है? मारा जाता है। ठीक, तो बिथोड़ा के युद्ध तक अपन ने कल पढ़ लिया था। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो वह आप पूछ सकते हो। ठीक, तो आज अपन बात करेंगे जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है उनके कुछ युद्धों के बारे में। जैसे ये चेलावास का युद्ध, इस चेलावास के युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध है वो काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है इसको। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध, काले तो कौन हो गए? अपने वाले, और गोरे कौन हो गए? अपने अंग्रेज। तो ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। आपको पता है कि 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध। ठीक, तो इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जो अधिकारी है कर्नल हिथकोट वो हार जाता है। ठीक, और मारवाड़ की जो रियासत की जो सेना है वो भी परास्त हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जो एजीजी था, कौन था राजस्थान का? वो था पैट्रिक लॉरेंस। तो जब पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है कि ये कुशाल सिंह चंपावत है, इसने अपने जो अंग्रेज सेनापति है कर्नल हिथकोट उसको परास्त कर दिया, तो ये क्या करता है कि वहां से आता है और जो मारवाड़ का उस समय कौन? मैकमोशन, उसको बोलता है कि आप है ना सेना लेके जाओ इसके खिलाफ, कुशाल सिंह के खिलाफ। तो मैकमोशन और जो जोधपुर का शासक है, जोधपुर का शासक था उस समय तगत सिंह। तो जोधपुर के शासक तगत सिंह है वो क्या करते हैं? दोनों की संयुक्त सेना है वो कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ भेजी जाती है। ठीक, और इस युद्ध में क्या करता है? वापस कुशाल सिंह जीत जाता है और जो मैकमोशन है उसका सर काट के और जो आहुआ का किला होता है ना उस पर टंगा देते हैं, ऐसे कि लोगों में अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के प्रति है वो क्या हो जाए? लोगों में अविश्वास की भावना हो जाए और उनको पता चल जाए कि अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला भी कोई आ गया है। ठीक, तो और लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो खौफ था मन में उसको दूर करने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि जो मैकमोशन है उसकी गर्दन सर धड़ से अलग करके और आहुआ के किले पर टांग दिया। ठीक, तो जो चेलावास का युद्ध है इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। और ये कब हुआ? डेट ध्यान रखना भाई, 18 सितंबर। 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध और इसके 10 दिन बाद में ही चेलावास का युद्ध संपन्न होता है। इस समय एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है कौन? मैकमोशन, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। और इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है? कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। ठीक, और कुशाल सिंह चंपावत है वो मैकमोशन का सर काट के
और आवा के किले पर लटका देते हैं कि देख लो भाई, जो आपका ये पॉलिटिकल एजेंट था ना जोधपुर रियासत का, उसका हमने सर धड़ से अलग कर दिया और यहाँ किले पे टंग रहा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक। ठीक। फिर बाद में होता है आवा का युद्ध। जैसे अब बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को चेप दिया, फिर चेलावास के युद्ध में चेप दिया, तो बाद में ये युद्ध होता है आवा का युद्ध। आवा का युद्ध होता है 1858 ईस्वी में 20 जनवरी। जैसे 18 सितंबर 1857 से लेके जनवरी तक, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तक जो आवा है वहाँ पे किसका अधिकार रहता है? कुशाल सिंह चंपावत का अधिकार रहता है। 4 महीने बाद में क्या है कि अंग्रेज सेनापति कर्नल होम्स और जो मारवाड़ की सेना है उसका नेतृत्व कर रहे थे हंसराज जोशी। ये क्या करते हैं, इन्होंने जो कुशाल सिंह चंपावत है उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया आवा किले पर। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया आवा के किले पर। ठीक। तो आवा किले पर आक्रमण करने के बाद में कुशाल सिंह को लगता है कि अब अपना यहाँ से बच कर निकलना मुश्किल है। तो आवा का जो कुशाल सिंह चंपावत है वो तो वहाँ से क्या करते हैं, गुप्त रास्तों से बाहर निकल जाते हैं और अपने छोटे भाई होते हैं उनके, पृथ्वी सिंह। तो कुशाल सिंह चंपावत अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले का बाहर संभाल के और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में वो नाथ द्वारा के एक राजा है, कोठरिया के राजा रावत जोध सिंह के वहाँ पे वो शरण लेते हैं। ठीक। और फिर बाद में सलुम्बर के केसरिंग चुंडावत, सलुम्बर ये जो राणा चुंडा के वंशज है ना, उनके पास चले जाते हैं। ठीक। तो आवा का युद्ध हुआ कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल होम्स और हंसराज जोशी कर रहे थे और जीत की आशा न देखकर कुशाल सिंह चंपावत है वो आवा का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह जो लांबिया के ठाकुर थे उनको सौंपकर मेवाड़ की ओर चले जाते हैं। तो आवा कहाँ था? मारवाड़ में। और ये मारवाड़ से कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के जो लोग हैं वो उनका आओ भगत करते हैं। मेवाड़ के लोग वैसे भी स्वतंत्रता प्रेमी है, जैसे कुंभा है, सांगा, प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह। तो इस प्रकार जो मेवाड़ है वो ऐसे जाना जाता है कि जो आओ मेवाड़ है वो स्वतंत्रता प्रेमी जो लोग हैं उनका एक क्या हो सकता है, वहाँ पे ठिकाना हो सकता है। तो उसके लिए कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कुशाल सिंह चंपावत है मेवाड़ में कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास शरण लेते हैं और यहाँ से सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास चले जाते हैं। ये सलुम्बर है ना, सलुम्बर, ये ध्यान रखना। ये राणा चुंडा जो राणा लाखा के बेटे थे और इन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो मोकल है, जो हंसाबाई और लाखा का बेटा था, उसको मेवाड़ का शासक बनाऊंगा। तो इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो ये इन्हीं के वंशज है। ठीक। तो रावत सलुम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत के पास चले जाते हैं। फिर बाद में क्या है कि आवा में विद्रोही सैनिक है। आवा में विद्रोही सैनिक क्या होते हैं, हार जाते हैं। जब कुशाल सिंह चंपावत है उनको लगता है कि हम आवा में जीत नहीं पाएंगे, तो ये यहाँ से चले जाते हैं और अपने जो किला है आवा उसका भार पृथ्वी सिंह जो कुशाल सिंह के छोटे भाई है उनको सौंप कर चले जाते हैं। तो इनके नेतृत्व में विद्रोही सैनिक है वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और जो आवा की इष्ट मूर्ति है इष्ट देवी कौन सी है? सुगाली माता। जैसे कल बता दिया था मैंने कि 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? सुगाली माता। ठीक। तो उस सुगाली माता की मूर्ति को क्या करते हैं अंग्रेज है वो अपने साथ ले जाते हैं और इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया और बाद में पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। ठीक। तो अंग्रेज है वो आवा के जो विद्रोही सैनिक है उनको हरा देते हैं और फिर आवा के किले से जो आवा के ठाकुर हैं कुशाल सिंह चंपावत, उनकी जो इष्ट देवी है सुगाली माता, उनकी मूर्ति को लेकर
अजमेर में राजपूताना जो म्यूजियम है वहाँ पे रख देते हैं। ठीक। और फिर अभी वर्तमान समय की बात करते हैं कि जैसे राजस्थान सरकार है, उसने 2014 ईस्वी में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के तहत ये निर्णय लिया है कि जो ये मूर्ति है सुगाली माता की, उसको आहुआ गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक। तो ये ध्यान रखना कि 2014 में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये नियम लिया कि राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अंतर्गत इस मूर्ति को आहुआ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, पांगड़ म्यूजियम पाली में स्थित है। ठीक। अब थोड़ा देख लेते हैं कुशाल सिंह का साथ है वो किन किन शासकों ने दिया था या कहाँ कहाँ के सामंतों ने दिया था। तो कुशाल सिंह का साथ आलनियावास के अजीत सिंह गुल्लर ने दिया, अजीत सिंह ने दिया था। गुल्लर के बिशन सिंह ने दिया था। अशोक के शिवनाथ सिंह ने दिया था। तो ये ध्यान रखना कि गुल्लर का तो कौन था और आलनियावास का कौन था, अशोक का कौन था। तो इन सब ने क्या किया कि कुशाल सिंह का साथ दिया था। ठीक है, किस 1857 की क्रांति में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कुशाल सिंह का साथ देने वाले निम्न में से किस सामंत ने कुशाल सिंह का साथ दिया था, या फिर निम्न में से किन सामंतों ने या फिर किन शासकों ने कुशाल सिंह का साथ नहीं दिया था। तो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से भी बन सकता है, तो थोड़ा आपको पहले ही उस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक। तो आहुआ में हारने के बाद में तो आहुआ में हारने के बाद में विद्रोही सैनिक है वो जो अशोक के शिवनाथ सिंह है उनके नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ये अपन देखते हैं, देखिए आहुआ में तो यहाँ हार गए, दिल्ली की तरफ अपना कोई बच्चा कुछ है क्या, उस साइड चलते हैं देखे। लेकिन नारनौल कहाँ है, हरियाणा में। तो नारनौल के पास में कर्नल सेनापति था ये गेराल्ड, उसकी सेना से ये हार जाते हैं। ठीक। तो आहुआ से ये हारने के बाद में अशोक के जो सामंत है शिवनाथ सिंह, उनके नेतृत्व में ये कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन दिल्ली से पहले ही हरियाणा में नारनौल नामक जगह पर जो अंग्रेज अधिकारी है गेराल्ड, उसकी सेना से परास्त हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे 1858 में आहुआ का जो युद्ध हुआ उसमें हार गए, तो कुशाल सिंह जी सोचते हैं कि ऐसे कब तक अपन छिपते फिरते रहेंगे। तो इन्होंने 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ आत्मसमर्पण कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया और अंग्रेजों ने एक आयोग की स्थापना करी जिसका नाम है टेलर कमीशन या टेलर आयोग। और उस टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष मानकर बाइज्जत बरी कर दिया था। ठीक। तो ये कुशाल सिंह चंपावत के बारे में कुछ बातें हैं कि 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत है वो नीमच में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और टेलर आयोग की जांच के आधार पर कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो बाइज्जत बरी क्यों किया जाता है कि जो कुशाल सिंह चंपावत है, इन्होंने कुछ बात रखी होगी कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, गलत हुआ था कि उत्तराधिकारी मैं था उस समय कहाँ का, बिथोड़ा का, परंतु मेरी जगह किसी और को बनाया गया, तो उस वजह से मैंने ये विद्रोह किया था। और उस समय अगर आप भी उस समय होते तो यही चीज करते, तो इसलिए मुझे इसका दोष है ना वो कोई दोष नहीं दिया जाए और मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। तो इस तरह टेलर कमीशन की जांच के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ठीक। तो ये ध्यान रखना, काले गोरे का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध और जोधपुर का उस समय शासक कौन था, ये सारी चीजें। ठीक। फिर अपन बात, इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे सैनिक विद्रोह के बारे में कि राजस्थान में किन किन जगहों पर सैनिक विद्रोह हुए थे। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कोटा में जन विद्रोह। तो कोटा है, कोटा में जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह कैसे हुआ था कि यहाँ का शासक था राम सिंह। ठीक। और ये क्या अंग्रेजों का एकदम खास हो, अंग्रेज जो है अधिकारी या फिर जो अंग्रेज उस समय कौन था यहाँ पे कोटा का, कब यानी बर्टन। तो इस समय पॉलिटिकल एजेंट था कौन कोटा में, बर्टन। तो ये क्या है कि राम सिंह और अंग्रेज है, ये दोनों बढ़िया एकदम लोगों को अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ के
कोटा में एक वकील हुए जयदयाल और रिसालदार थे मेहराब खां। इन्होंने क्या कि लोगों को जागरूक किया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके साथ में ये जो शासक वर्ग है प्लस जो अंग्रेज है ये आपका शोषण कर रहे हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हो, इन शोषण करवा रहे हो। अपनी कुछ डिमांड है, कुछ मांगे हैं, इनके सामने रखो, नहीं तो ये क्या आपका ऐसे ही आर्थिक धार्मिक सामाजिक शोषण करते रहेंगे और ऐसे ही आप क्या करोगे, आपकी स्थिति है वो दर बदतर खराब होती जाएगी टाइम के हिसाब से। ठीक, तो कोटा में वकील जयदयाल और रिसलदार मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को क्या होता है, क्रांति होती है। ठीक, जैसे 18 सितंबर तक तो क्या चल रहा था, चेलावास। अब सितंबर के बाद में 1 महीने का टाइम मिल गया। तो राजस्थान में भी कितनी 6 जो सैनिक छावनियां हैं प्लस उनके साथ में जैसे कोटा है, धौलपुर है, टोंक है, यहाँ पर भी जन विद्रोह हुए। परंतु ये सारे जो विद्रोह है वो एक साथ नहीं होकर अलग अलग टाइम पीरियड पे हुए, जिसकी वजह से जो पैट्रिक लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ का एजीजी या फिर जो अंग्रेज है उनको क्या है कि टाइम मिल गया कि पहले अपन नसीराबाद वालों को निपटा देते हैं, फिर नीमच वालों को निपटाएंगे, फिर एरिनपुरा वालों को, फिर देवली, फिर ऐसे करके इन सबको अलग अलग हुए ना ये सारे आंदोलन। तो उसकी वजह से इनको अंग्रेजों को टाइम मिल गया और ये जो राजस्थान में 1857 की क्रांति है, जो लक्ष्य को लेकर ये प्रारंभ की गई थी, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। ठीक, परंतु इस क्रांति के द्वारा लोग थे ना वो जागरूक हो गए अपने अधिकारों के प्रति, लोग अपने डिमांड रखने लग गए। और 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि अपन जो कर रहे हैं ना इन लोगों के साथ वो गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बाद में क्या है कि अलग अलग नियम लेके आए, जैसे 1858 का अधिनियम। उसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि जैसे कुछ इनको अधिकार दिए। ठीक, तो वो सारी चीज़ें बाद में इन्होंने अंग्रेजों की समझ में आ गई कि हाँ ऐसे अपन इनके ऊपर शासन नहीं कर सकते, इनको भी कुछ देना पड़ेगा। इनसे अपन सब कुछ ले रहे हैं पर दे कुछ नहीं रहे, तो इनको भी अपन कुछ देना पड़ेगा। ठीक, तो इस समय ये कोटा में वकील जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति होती है। और उस समय जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसकी क्या कर देते हैं यहाँ के क्रांतिकारी हत्या कर देते हैं। ठीक, तो क्रांतिकारी हत्या कर देते हैं किसकी, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की। और जो यहाँ का शासक था राम सिंह द्वितीय, उसको भी क्या कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं, मतलब दुर्ग के अंदर ही कैद कर देते हैं कि आप कोई भी काम वाम नहीं कर पाओगे। और पूरा चारों ओर से क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग को घेर लिया था। ठीक, फिर क्या होता है कि वहाँ कोटा में मथुराधीश मंदिर के महंत, ये है महंत कन्हैयालाल गोस्वामी व कोटा महाराव के बीच में एक समझौता होता है। और उस समझौते के तहत क्या हुआ कि बर्टन की हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाले कोटा महाराव ने हस्ताक्षर कर दिए कि ये जो महंत है, कौन, कन्हैयालाल गोस्वामी, इन्होंने कोटा महाराव राम सिंह को बोला कि आप एक काम करो कि ऐसे लिख दो कि जो बर्टन है उसकी हत्या करवाने में मेरा हाथ रहा है, और उसके ऊपर ये हस्ताक्षर भी कर देते हैं राम सिंह जी। ठीक, और फिर बाद में अंग्रेजों ने जयदयाल है उसको कोटा का प्रशासक है वो नियुक्त कर दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं कि भाई जो जयदयाल क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में की गई थी कोटा में, जो जन विद्रोह है वो आपका है जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। ठीक, इस कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857। इसमें क्या हुआ था कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, और बाद में जो क्रांतिकारी थे यहाँ के विद्रोही थे, उन्होंने कोटा के महाराव राम सिंह को क्या कर दिया था, नजरबंद। उसके बाद में कन्हैयालाल स्वामी जो महंत था मथुराधीश मंदिर का, उसने कोटा महाराव के बीच में एक समझौता किया कि आप ऐसे लिख दो, एक ऐसा कुछ हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर में एक परवाना लिख दो कि हाँ मैंने ही बर्टन की हत्या करवाई थी। फिर बाद में जो जयदयाल है कोटा में, उसको कोटा का प्रशासक नियुक्त किया गया।
फिर जो कोटा का शासक है उसको दुर्ग के अंदर नजरबंद कर रखा है। तो कल अपन ने जब पढ़ा, 1-2 दिन पहले अपन ने पढ़े थे करौली का राजवंश के बारे में। तो करौली का शासक था एक मदनपाल। तो करौली का मदनपाल ने कोटा महाराव को छुड़वाया था। ठीक, तो इसकी वजह से जो करौली है वहाँ की तो तोपों की सलामी कर दी थी 17 बढ़ाकर, और कोटा की सलामी थी पहले तोपों की 15, उससे घटाकर 11 कर दी थी अंग्रेजों ने। ठीक, तो करौली का शासक मदनपाल सेना लेकर कोटा महाराव को मुक्त कराता है। किससे? विद्रोहियों से। और इसके कुछ दिनों बाद ही जनरल रॉबर्ट्स कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा लेता है। मतलब 2-3 महीने तक यहाँ पर क्रांति लगी और क्रांति रही, और 3 महीने तक कोटा है वहाँ पर अधिकार किसका रहा? क्रांतिकारियों का। फिर बाद में ये जनरल रॉबर्ट्स आता है और कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा लेता है। फिर बाद में क्या होता है कि बर्टन की हत्या के लिए जो कोटा महाराव ने साइन करके एक भेजा था ना लेटर, तो उस पे भी है ना, जहाँ अंग्रेजों ने क्या बोला कि कोटा महाराव है वो निरपराध है और इनको, कोटा महाराव को निरपराध घोषित करके निरपराध घोषित कर दिया। ठीक, परंतु उसके लिए उनको उत्तरदायी भी माना कि आपकी वजह से उस बर्टन है उसकी हत्या हुई है। ठीक, और फिर कोटा महाराव है उसकी तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दी जाती है। तो यहाँ समझ में आएगा कुछ कि कोटा महाराव है उसको क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया? नजरबंद कर दिया था। तो यहाँ करौली है पास में कोटा, जैसे डांग क्षेत्र है ना, सॉरी, जैसे डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना पूरा आपका करौली, सवाई माधोपुर और आपका बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सारे डांग करौली के क्षेत्र में आते हैं, धौलपुर। तो ये जो करौली का शासक है ये अपनी सेना लेके कोटा जाता है और कोटा के महाराव राम सिंह को नजरबंद या फिर क्रांतिकारियों से मुक्त कराता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। फिर जनरल रॉबर्ट्स है वो कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा लेता है। तो ये कोटा में ये ध्यान रखना, जयदयाल और मेहराब का, कि इन दोनों ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। कहाँ? कोटा में। अब देखते हैं अपन टोंक। टोंक है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक, और जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। तो टोंक है, टोंक में विद्रोह क्यों किया? कि टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, छोलानी, वजीर उद्दौला। ठीक, तो वजीर उद्दौला क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु नवाब का मामा था ना मीर आलम, उसने क्या की? विद्रोहियों का साथ दिया। कि यहाँ तो मामा है, मामा जो मीर आलम है वो तो विद्रोहियों के साथ है, मामा का भांजा है वो अंग्रेजों के साथ है। तो ये जो मीर आलम है उसने जो निम्मत छावनी के जो सैनिक थे वो जो निम्बाहेड़ा आए थे उनका स्वागत किया, और विद्रोहियों का पीछा करती हुई कर्नल जैक्सन की सेना है ना उसका सामना करवाया था। किससे? ताराचंद पटेल से। और टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा कौन सी जगह जन विद्रोह हुआ था जहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो वो आपका है टोंक। ठीक, तो ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि टोंक का जो नवाब था, नवाब तो कौन था? वजीर उद्दौला। ये तो क्या था? अंग्रेजों के साथ। और इसका मामा था कौन? मीर आलम। ये मीर आलम किसके साथ था? विद्रोहियों के साथ। ठीक, तो इसने क्या है कि जो विद्रोहियों का पीछा कर रही थी कौन? कर्नल जैक्सन की सेना। तो उस समय मीर आलम ने एक सैनिक टुकड़ी अलग से भेज दी कि आप जाके विद्रोहियों की रक्षा करो। और टोंक में एक महिलाएं थी ना, उन्होंने भी क्रांति में भाग लिया था। ठीक, अब देखते हैं कुछ, जैसे 1857 की क्रांति के जो प्रमुख लोग थे ना, जैसे टोपे है, नाना साहब है, आपके बहादुर शाह जफर है, झांसी की रानी है, बेगम हजरत महल है, बिहार के कुंवर सिंह है,
तो उन सब में से जो तात्या टोपे है वो राजस्थान आए थे, ठीक है। तो इनसे राजस्थान से का कुछ संबंध है इनका, तो उससे रिलेटेड अपन कोरिलेट करके पढ़ते हैं कि तात्या टोपे है वो राजस्थान में क्यों आए, कहाँ कहाँ आए, कब कब आए, अंग्रेजों से कौन सा युद्ध लड़ा या फिर किस रियासत से लड़ा, तो वो सारी चीज़ें अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे तात्या टोपे है, ये सबसे पहले राजस्थान में भीलवाड़ा मांडलगढ़ आए थे। तो भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़, वहाँ पे ये तात्या टोपे है वो सर्वप्रथम आए थे। और टोंक के नवाब के खिलाफ नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का समर्थन किया था। तो ये ध्यान रखना कि टोंक के नवाब के खिलाफ वहाँ का एक व्यक्ति था नासिर मोहम्मद, उसने तात्या टोपे का समर्थन किया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि तात्या टोपे है राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी जगह या कहाँ आए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ठीक। फिर क्या होता है कि एक युद्ध होता है कुआड़ा का युद्ध, उसमें क्या होता है कि बनास नदी के किनारे ये युद्ध होता है, इसमें तात्या टोपे है वो हार जाता है। और यहाँ से मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हारने के बाद में ये कहाँ चला जाता है, हाड़ौती की तरफ। जैसे हाड़ौती बोल दो आप, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, इन तरफ चला जाता है। हाड़ौती में जाने के पश्चात यहाँ पर ये झालावाड़ पहुँचता है। तो झालावाड़ का राजा है पृथ्वी सिंह, वो तात्या टोपे के विरुद्ध अपनी सेना भेजता है कि ये क्या है, अंग्रेजों का साथ लेने के लिए, अंग्रेजों को बताने के लिए कि मैंने आपके जो विद्रोही नेता है तात्या टोपे उसको पकड़वाने में मदद करी है, ठीक। तो पृथ्वीराज जो पृथ्वी सिंह है झालावाड़ का, उसकी सारी सेना मना कर देती है कि हाँ मैं ना तात्या टोपे के खिलाफ जो सैनिक अभियान है उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ एक गोपाल पलटन होती है, जो उसकी अलग अलग सेना होती है, अलग अलग नाम होते हैं। तो गोपाल पलटन है, उसने बोला कि वो चली जाएगी, पर बाकी जो सैनिक है उन्होंने युद्ध में जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी और बाद में गोपाल पलटन को छोड़ के बाकी सेना है वो युद्ध में जाने से इनकार कर देती है। तो तात्या टोपे है वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक। फिर बाद में क्या होता है कि पृथ्वी सिंह है उसने एक पलायता का युद्ध भी किया, किसके साथ, जो गोपाल पलटन थी ना, उस पृथ्वी सिंह और तात्या टोपे। तो इन तात्या टोपे और पृथ्वी सिंह के मध्य एक पलायता नामक जगह पे क्या होता है, युद्ध होता है। इसमें तात्या टोपे है वो पृथ्वी सिंह की सेना को या पृथ्वी सिंह को परास्त कर देता है, ठीक। पृथ्वी सिंह यहाँ से भागकर चले जाता है। तो पलायता और झालावाड़ पे किसका अधिकार हो जाता है, तात्या टोपे का। तो पलायता नामक स्थान पर हुए युद्ध में तात्या टोपे क्या होते हैं, विजय होता है और पृथ्वी सिंह वहां से युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, पृथ्वी सिंह अंग्रेजों के पास भाग के चले गए। तो अंग्रेजों को बोलते हैं कि जैसे कि भाई जो तात्या टोपे है उसने झालावाड़ रियासत पे कब्जा कर लिया है, तो आप मुझे जो झालावाड़ है वो पुनः प्राप्त करने में मदद करो। तो थोड़े दिनों बाद ही अंग्रेजों की मदद से पृथ्वी सिंह है वो झालावाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। ये बताते हैं कि जो पृथ्वी सिंह है उसने जो तात्या टोपे है उसको 5 लाख रुपए दिए थे, इस एवज में, झालावाड़ रियासत पुनः प्राप्त करने की एवज में। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को 5 लाख रुपए दिए थे, ठीक। और फिर बाद में 1857 सितंबर में बिथोड़ा और चलावास के युद्ध चल रहे होते हैं, उस समय तात्या टोपे है वो राजस्थान आते हैं एक बार फिर बांसवाड़ा में। और वहाँ पर सलूम्बर का रावत है केसरी सिंह चुंडावत, वो तात्या टोपे की मदद करता है। तो आपको पता ही है कि भाई जो रावत सलूम्बर है वहाँ के शासक है वो स्वतंत्रता प्रिय शासक है, तो इस करके इन्होंने तात्या टोपे की मदद करी थी। तो आपसे पूछ ले कि तात्या टोपे है सर्वप्रथम कहाँ आया था और सेकंड टाइम कहाँ आया था। तो सर्वप्रथम तो आया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा और उसके बाद में कहाँ आया था, बांसवाड़ा में। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, इसकी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कि
तात्या टोपे है वो दूसरी बार राजस्थान में कहाँ आता है? तो वो है आपका बांसवाड़ा। फिर एक चीज और देखते हैं कि इस समय 1857 की क्रांति है। इसने जैसे जैसे टाइम जाता गया, इस समय 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने क्या करने, उग्र प्रदर्शन करने प्रारंभ कर दिए थे। तो इस समय क्या है कि हरियाणा के बाडलू नामक स्थान पर प्रदर्शन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो बीकानेर का शासक था उस समय सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की साथार्थ 1857 की क्रांति में राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गए। और वो कहाँ? हरियाणा के बाडलू नामक जगह पे। वो बाडलू कहाँ है? हिसार जो जिला है ना अभी वर्तमान में हरियाणा में, उस जगह के आसपास की जगह है, उसको बाडलू कहा जाता है। तो बीकानेर के शासक राजा सरदार सिंह है, उसने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका ने गिरफ्तार करवाया और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी दे दी। फिर तो आपसे पूछ ले कि ये मानसिंह नरूका है, ये कहाँ? नरवर। तो नरवर से ही क्या निकले हैं आपके आमेर के जो शासक। तो जो नरवर का शासक था मानसिंह नरूका, उसने अंग्रेजों को ये खबर दे दी थी कि भाई ये जो तात्या टोपे है वो नरवर के जंगलों में आया हुआ है, आप इसको यहाँ से गिरफ्तार कर लो। ठीक। तो इसने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा दिया था और फिर अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ के फांसी दे दी थी। सिक्कर के एक सामंत के समय भी तात्या टोपे है वो शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो सिक्कर के एक सामंत थे, उनको बोला गया कि आपने तात्या टोपे है उसको शरण दी है, तो उस एवज में उसको क्या दे दी? फांसी दे दी गई थी। और सिक्कर जो है ना, राजस्थान में सिक्कर जिला, वहाँ पे तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है। तो कभी सिक्कर आओ ना तो देखना कि ये तात्या टोपे की छतरी कहाँ स्थित है। ठीक। मैं जैसे डायग्राम में बता देता कि हाँ, मैं ऐसे चित्र भी लगा सकता था कि तात्या टोपे की छतरी कहाँ है, पर आप भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करो ना। सारा सब वो पक्की पकाई खिचड़ी चाहिए, कोई पकाना नहीं चाहता। तो आप थोड़ी खुद भी मेहनत करो कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे मैं तो बता देता हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ स्थित है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है ना वो आप भी थोड़ी इकट्ठी कर दिया करो। ठीक। जो आपके जो जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। और इस समय गूगल देवता है ही, तो गूगल बाबा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आप पूछ लिया करो उनसे। तात्या टोपे है वो जैसलमेर को छोड़ के राजस्थान की मैक्सिमम रियासतों में आए थे। ठीक। तो तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की बाकी सब रियासतों में गए थे। बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जो राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गए थे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा शासक ऐसा था जो राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गए थे। ठीक। तो बीकानेर के सरदार सिंह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शासक राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गए थे तो 1857 की क्रांति में। तो ये बीकानेर के शासक सरदार सिंह। और ये गए, सरदार सिंह राजस्थान से बाहर गए तो अंग्रेज है ना वो खुश हुए इनसे। अंग्रेजों ने इनको बोला कि वाह यार, कोई जो शासक है वो अपने लिए इतनी दूर तक अपनी सेना लेके आए। तो अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, जो टिब्बी है, ये टिब्बी है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील है। ठीक। तो उस टिब्बी तहसील के 41 गांव दिए थे। जो उसके आसपास के जो 41 गांव थे ना, उस किसे दिए थे? अंग्रेजों ने सरदार सिंह को दिए थे। और जयपुर के सवाई राम सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे बताया ना मैंने अभी कि जयपुर का कौन सा शासक था उस समय? राम सिंह। ठीक। तो जयपुर के राम सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी कईयों को, और कईयों को गिरफ्तार करके जो कठोर कारावास है उनकी सजा दे दी थी।
तो कौन कौन थे वो? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। इनको क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके और इनको कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अंग्रेजों ने जो जयपुर के शासक थे राम सिंह, उनको सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली परगना दे दिया था। तो ये ध्यान रखना कि जो जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह, उनको अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो उनको उपाधि प्रदान की गई थी आपकी सितार ए हिंद। तो सितार ए हिंद की उपाधि प्राप्त करने वाले जयपुर के कौन से शासक थे? अंग्रेज के द्वारा सवाई राम सिंह, अंग्रेजों के द्वारा जयपुर के शासक सवाई राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। क्यों? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, राम सिंह। और फिर इनको कोटपुतली परगना है वो भी दे दिया। जैसे टिब्बी के 41 गांव दिए गए थे ना सरदार सिंह को, उसी तरह राम सिंह को कोटपुतली परगना दे दिया गया। अलवर के शासक बन्ने सिंह ने अलवर के शासक बन्ने सिंह के खिलाफ वहां के दीवान फैजल खान ने भी विद्रोह कर दिया था। तो अलवर में इस समय शासक कौन थे? बन्ने सिंह। और बन्ने सिंह के खिलाफ वहां के दीवान फैजल खान ने जो विद्रोही थे उनका साथ दिया था। ठीक। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए पटियाला से सेना आई थी। तो एक तो राजस्थान से बाहर गए थे, वो कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह। और एक राजस्थान के अंदर आए थे, तो वो कौन थे? पटियाला की सेना। तो पूछ ले आपसे कि पटियाला की सेना कहाँ आई थी? तो धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए पटियाला की सेना यहाँ राजस्थान आई थी। और यहाँ पर राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। भरतपुर के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट जो मोरिशन, तो मैंने बताया कि मैकमोशन है वो कहाँ? जोधपुर। और मोरिशन है वो कहाँ के? भरतपुर। तो भरतपुर के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन को भरतपुर छोड़ने का सुझाव दिया और यहाँ की गुज्जर व मेव जनता के द्वारा विद्रोहियों के साथ विद्रोह किया गया। तो यहाँ विद्रोही कौन थे भरतपुर में? गुज्जर और मेव। तो गुज्जर और मेव जातियों के द्वारा विद्रोहियों के साथ ये गुज्जर और मेव जाति है वो विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। ठीक। बीकानेर के एक व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया। इनको 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी कहा जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान का प्रथम शहीद कौन है? अमरचंद बांटिया। तो ये ध्यान रखना आप कि अमरचंद बांटिया है वो राजस्थान के प्रथम शहीद है। तो बीकानेर के अमरचंद बांटिया 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले ऐसे शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। ये अमरचंद बांटिया है। इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मंगल पांडे भी, राजस्थान का प्रथम शहीद भी, तो ये अमरचंद बांटिया है वो नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो क्या थे? ग्वालियर के नगर सेठ थे, मतलब पिसण आदमिया। इनके खजाने का सारा धन इन्होंने क्रांतिकारियों में वितरित कर दिया था, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। एक तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की मदद करी थी कि इन्होंने, भामाशाह ने। और एक फिर जो क्रांति 1857 की क्रांति है उस समय किसने मदद करी थी? अमरचंद बांटिया। तो विद्रोहियों की मदद करने वाले राजस्थान के कौन थे? अमरचंद बांटिया। तो ये ध्यान रख लेना। 1800 आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1857 की क्रांति है उसके भामाशाह कौन थे, तो वो है आपके अमरचंद बांटिया। राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? तो आपका आंसर है अमरचंद बांटिया। राजस्थान का प्रथम शहीद कौन है? अमरचंद बांटिया। ये अमरचंद बांटिया है वो कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे बीकानेर के। तो ये ध्यान रखना थोड़ी, ये अमरचंद बांटिया इंपॉर्टेंट शासक है। और सॉरी, ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है, शासक नहीं थे, ये नगर सेठ थे।
सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा करी थी। तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे बांकीदास विख्यात, सूर्यमल मिश्रण है वीर सतसई, ये वंश भास्कर, ये इनकी रचनाएं हैं। इनमें क्या किया है कि जिन जिन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन सब शासकों की इन्होंने क्या करी है, निंदा की है कि आप तो मतलब जो अंग्रेज है इनके गुलाम ही रहना चाहते हो, कि जो ये भारत के जो सीधी सादी भोली भाली जनता है उसके साथ में ये अंग्रेज है वो इनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, परंतु फिर भी आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हो तो आपसे बड़ा कोई खराब व्यक्ति नहीं हो सकता। इस हिसाब से इन्होंने राजाओं की निंदा की है। तो अपना जो 1857 की क्रांति है उससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, तो 1857 की क्रांति है, उसके जो मेन की फैक्टर्स थे ना वो अपन ने सारे कर लिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके कोई डाउट रहा होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना अपन MCQs वगैरह, तो उस समय उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे अपन। ठीक, तो अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसको सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करो, जिससे आपके पास जो जितने भी नोटिफिकेशन है अनअकैडमी के, जो जितने भी एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपके सामने वो सारे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, नो डाउट, बेफिक्र होके, चाहे किसी टाइप का डाउट हो, अगर मेरे से वो हो सकता है तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।